गुड मॉर्निंग। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे हम देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का मतलब वह पोर्शन जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। मैंने पहले ही बताया रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेंटेंस आएगा ना, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये सारा पोर्शन ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसी के अंदर आता है। ठीक, अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दे दिया ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस देते हैं, आई हैव गिवन यू माई पेन, फुल स्टॉप। तो असर्टिव सेंटेंस की सबसे आसान सी परिभाषा होती है कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से चालू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त हो जाता है। ये असर्टिव सेंटेंस की सबसे आसान सी परिभाषा है। अब इसको देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ मी आया हुआ है, यानी ये पोर्शन सब्जेक्ट हो गया, ये जिसे हम कहते थे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो मी हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट आया होगा तब हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा तो हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो जब हम इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। और जैसे ही हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन असर्टिव सेंटेंस होता है, तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन का मतलब आप लोग समझते ही होते होंगे। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, क्लास टू क्लास एंड सेंटेंस टू सेंटेंस। एक कंजक्शन वह शब्द होता है जो वर्ड को वर्ड से, क्लास को क्लास से, फ्रेज को फ्रेज से और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ हमने कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगा दिया। देखिए पर्सन आया हुआ है, ये सब्जेक्ट का स्थान है। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन बदलने के लिए फार्मूला है एसओएन, यानी 1 2 3। अब देखिए अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, इसका मतलब है कि बाहर में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम बदल देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट के स्थान पे ही है, तो आई की जगह हम क्या कर देंगे? ही। हमने इसके पहले क्लास में बताया हुआ था कि अगर हैड या हैव अगर आता है तो उसे हम किसमें बदल देते हैं? हैड में। गिवन उसी तरह से, क्योंकि हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म है। अब ये ऑब्जेक्ट का स्थान है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया यू। यू मतलब सेकंड पर्सन। तो हमने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पे भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यू होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान ये है और ऑब्जेक्ट का स्थान ये है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? बाहर में जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो हमने पहले ही देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगा हुआ है? मी लगा हुआ है। तो हम यू की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे? मी। ठीक है। उसके बाद देखिए माई, हमने बताया था पॉजेसिव का मतलब अधिकार का मतलब यहाँ पे माई आ गया फर्स्ट पर्सन। तो अगर हमें नियम याद है तो यहाँ पे होता है आई मी माई। तो फर्स्ट पर्सन को जब हमको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम होता है और पॉसेसिव केस में हिज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माई है उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? हिज। और पेन को उसी तरह से लिख के हम भी कौन सा निशान लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब एक असर्टिव सेंटेंस का एक बड़ा सा हम सेंटेंस देखते हैं जिसमें बहुत सारे पर्सन आए हुए होते हैं और उसी के माध्यम से हम पूरे असर्टिव सेंटेंस को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंटेंस है शी सेड टू हर ब्रदर, शी सेड टू हर ब्रदर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव गिवन you my
blood, but you have given me only pain. पेन माने दर्द होता है, so I will not help you. देख लीजिए, ये असर्टिव सेंटेंस का हमको लगता है कि सबसे बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ों में से एक सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हम बदल देते हैं तो मेरा दावा है कि हमें पर्सन बदलना, टेंस बदलना और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जैसा कि हमने बताया हुआ था, दिस आ गया तो दैट हो जाएगा, दैट हियर आ गया तो देयर हो जाएगा, और दीज आ गया तो दोज आ जाएगा, दस आ गया सो आ जाएगा, टुडे हो गया दैट डे हो जाएगा। तो ये सब चीजें आएंगी तो उसे कहा जाता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको हम उस हिसाब से बदलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सेट टू के बाद क्या आया हुआ है, हर ब्रदर। तो ब्रदर मतलब भाई, भाई मतलब लड़का या आदमी। तो हमने यहाँ क्या किया, सी टोल्ड हर ब्रदर, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। तो यानी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, सी। तो हम भी क्या लिखेंगे, सी। हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। गिवन उसी तरह से। ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमने देखा यू का मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हर ब्रदर, हर ब्रदर मतलब कह सकते हैं ही का ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही, और पोसेसिव केस में हिज, ठीक। तो हमने देखा कि यहाँ पे आया हुआ है यू, तो यू के स्थान पे हर ब्रदर है। हर ब्रदर मतलब लड़का है या आदमी है, तो उसके लिए ही लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो यहाँ यू के स्थान पे हिम हो गया। माई फर्स्ट पर्सन। तो अगर हमें याद है तो सी हर, और यहाँ भी क्या होता है, हर। तो अगर फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, अगर इस कॉलम में बदलेंगे तो इस कॉलम में माई के स्थान पे हमको सी वाले खाने में जाएंगे तो हो जाएगा हर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर। ब्लड को उसी तरह से, बट उसी तरह से। अब अगला सेंटेंस चालू हो गया। बस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आसान सा पोर्शन है, केवल कहने के लिए है कि नहीं बहुत मुश्किल है, कठिन है, समझने में दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बट के बाद यहाँ पे आ गया फिर से। अब ये नया सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस का काम खत्म हो गया। ये जो बट है ये भी एक कंजक्शन है। तो हमने पहले ही बताया कि कंजक्शन का मतलब होता है जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये जो बट है अब ये अगले सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस का काम खत्म हो गया, इसको हमने बदल दिया। अब जब हम अगले सेंटेंस में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे यू का मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर ब्रदर है। हर ब्रदर मतलब ही। अब फिर से देख लीजिए, ही, और यहाँ पे पोसेसिव केस में होता है हिज। अब बदलना है। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, हर ब्रदर। हर ब्रदर मतलब मेल, आदमी चाहे लड़का जो भी कह सकते हैं, उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। गिवन उसी तरह से। अब यहाँ पे मी आ गया, मी आ गया। मी यानी फर्स्ट पर्सन। तो ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो सी का ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम भी जानते हैं, सी का ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होता है, हर होता है। और यहाँ भी हर ही होता है, और कभी कभी यहाँ पे हर्ष हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई की जगह पे हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, हर का। उसके बाद बचा, सॉरी, यहाँ मी के स्थान पे हर हो गया। उसके बाद बचा ओनली पेन। अब आ गया सो भी एक प्रकार का कंजक्शन ही है, और ये भी क्या करता है, अगले सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फिर से वहां पे ध्यान से देखिए, वहां पे आ गया आई।
आई। आई यानी किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक, और सी के बाद व्हील किस में बदल जाता है? बताया गया था, शैल का शुड, व्हील का वुड, तो व्हील बदल गया वुड में। नॉट उसी तरह से, हेल्प उसी तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे बचा यू। यू का मतलब सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, तो ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ये बदलेगा हर ब्रदर के हिसाब से, तो यानी ही का ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने वाला जो असर्टिव सेंटेंस आएगा, दुनिया का कोई भी असर्टिव सेंटेंस आएगा, आप उसे बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई असर्टिव सेंटेंस की। आज हम एक दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं जिसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग तभी किया जाता है जब हमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चंस। अब जानिए कि इसे यस नो क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है। तो दुनिया में कोई भी सेंटेंस जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अंत में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है उसका आंसर हमें या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है। इसलिए इसे कहा जाता है यस नो क्वेश्चन। अब हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत कौन कौन सी सहायकियां आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर, पास्ट परफेक्ट हैड। देखिए इनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या होती है 11। इनके अलावा होते हैं मॉडल्स, इनकी संख्या होती है 13। और इन 11 मैं बता रहा हूं, इन 11 और 13 को जोड़ लिया जाए तो पूरी अंग्रेजी लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। यानी अब देख लीजिए मॉडल्स के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल और शैल। विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड। इसके अलावा मे का पास्ट फॉर्म माइट। इसके अलावा कैन का पास्ट फॉर्म कुड। इसके अलावा नीड, डेयर, यूज्ड टू, आर टू और मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपको अलग से कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 24, जिनमें 11 होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और 13 होते हैं मॉडल्स। इन्हीं 24 में से किसी एक से ये हेल्पिंग वर्ब चालू होगा। अब हम एग्जाम्पल भी देते हैं, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है। देखिएगा उसका आंसर हमें या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू गो टू स्कूल डेली? इसका मतलब हो गया क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? तो जो जाने वाला बच्चा होगा वो बोलेगा यस, और जो नहीं जाने वाला बच्चा होगा वो बोलेगा नो। डिड यू एवर सी ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा?
तो जिन्होंने देखा होगा वो बोलेंगे यस, और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो बोलेंगे नो। थर्ड, हैव यू एवर सीन ए घोस्ट? क्या आपने कभी भूत देखा है? और ये तो कहने की बात नहीं है, सभी का आंसर नो ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आंसर इसमें भी क्या मिलता है, यस। और जो लोग नहीं देखे होंगे वो बोलेंगे नो। एक और मॉडल्स में से ही किसी को ले लेते हैं, जैसे विल यू गो टू प्रयागराज टुडे? इसका मतलब है कि क्या आप आज प्रयागराज जाओगे? तो अगर आप जाओगे तो बोलोगे यस, और नहीं जाओगे तो बोलोगे नो। तो हमने 4 एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि जितने भी ये जो यस नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं, जिनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसका आंसर हमें या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है। इनके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिया जा सकता है, जितने भी मॉडल्स हैं सभी से बोल सकते हैं, और उनका देखिएगा, आप भी कोशिश करिएगा बनाने का। जब आप भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसका आंसर आपको या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। तो इसे कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। अब देखिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है वो हमको यस नो क्वेश्चंस वाला मिलता है, तो हम उसे कैसे बदलते हैं? अब जितने भी सामान्य नियम हमने सीखा हुआ है, 3 जनरल रूल्स के बारे में हमने सीखा हुआ है। अब जनरल रूल्स के अलावा हमें कुछ स्पेशल रूल्स, जिन्हें कहते हैं स्पेशल रूल्स, विशेष नियम, अब हमें उनकी आवश्यकता पड़नी चालू होगी। ठीक, जैसे देखिए, आई सेड टू यू, डू यू बाथ एवरी डे? क्वेश्चन मार्क डू से चालू हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आई आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड। तो आप बदलते हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमको जानना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और पूछना की अंग्रेजी होती है आस्क। तो हम क्या करते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो, चाहे वो आगे बताएंगे हम जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से चालू है, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, सेड टू की जगह हम सेड टू को किसमें बदल देते हैं, आस्क में बदल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यू। ठीक, अब जैसे असर्टिव सेंटेंस होता था तो हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है तो हमारा कंजक्शन हो जाएगा इफ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ध्यान से समझ लीजिए। हम इस सेंटेंस को हम असर्टिव बना रहे हैं। असर्टिव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि असर्टिव बना देंगे तो हम असर्टिव बनाने का बदलने का नियम हमको अच्छे से पता है, हम बदल देंगे। तो जब हम इसको बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम इसे सीधा कर रहे हैं, अभी हम बदल नहीं रहे हैं, केवल इसे सीधा कर रहे हैं। हो गया यू डू बाथ एवरी डे। अब चूंकि असर्टिव सेंटेंस हो गया इसलिए इस चिन्ह का काम खत्म हो गया, यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अब देखिए, जैसे हम भी जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसमें नॉट ना आ जाए या सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस डू को, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव, तो निगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव है, तो हम क्या करते हैं, जो डू आया हुआ था डू को हटा दिए, तो हो गया सेंटेंस यू बाथ एवरी डे। अब बदल रहे हैं, जब बदल रहे हैं तो हमने देखा यू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यू है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यू। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम चेंज ऑफ टेंस में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बात का सेकंड फॉर्म होता है बातेड। क्या बचा? एवरीडे, क्योंकि एवरीडे को उसी तरह से लिखते हैं। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, आई आस्क्ड यू। इफ के बाद हो गया यू बाथेड एवरीडे, ये बदल गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। He said to me, are you helping this old man? कौन सा निशान? क्वेश्चन मार्क। तो फिर हम क्या करते हैं, अब इसे बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, तो हमने अभी यस नो क्वेश्चन के बारे में बात की। अंत में ये वाला चिन्ह, यही चिन्ह बता देता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेड टू को किस में बदल दिया? आस्क्ड में। मी कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को सीधा कर रहे हैं। सीधा कर रहे हैं मतलब यू को पहले लिख दे रहे हैं, आर को बाद में लिख रहे हैं। अब बाकी जितने भी चीजें हैं उसको भी हम लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग दिस ओल्ड मैन। अब ये जो सेंटेंस हो गया, कौन सा हो गया? असर्टिव हो गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की खासियत होती है सब्जेक्ट से चालू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब असर्टिव सेंटेंस हो गया तो अंत में फुल स्टॉप। अभी बदला नहीं गया है, अभी केवल सीधा किया गया है। तो यहाँ बाहर उसी तरह से एक बार बदल दिए, ही आस्क्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन मी के हिसाब से, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब्जेक्ट का स्थान है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट मी होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पे मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ई मार्क कभी भी आएगा वाज में बदल जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। हेल्पिंग उसी तरह से, और आपको याद होगा हमने बताया था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि अगर दिस आएगा तो दिस को किस में बदल देंगे? दैट में। क्या बचा? ओल्ड मैन। अब हम भी यहाँ पे कौन सा निशान दे देंगे? फुल स्टॉप। इसी तरह से देखिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम सभी हेल्पिंग वर्ब से आपको एक एक एग्जांपल बता देंगे, ठीक। और बचा इसका दूसरा वाला जिसे कहा जाता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक। थैंक यू। ओके।